नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के स्क्रीनिंग एग्ज़ाम 2021 के बारे में। सिलेबस, स्कीम और उसके पेपर के बारे में डिस्कशन होगा। खास तौर पे कॉमर्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। हालांकि ये सारी बातें सेम हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन क्योंकि मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है इसलिए मैं कॉमर्स का सिलेबस और उसके प्रीवियस पेपर के बारे में भी इसमें डिस्कस करूंगा और कैसे उसकी तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो लोग एग्ज़ाम फिल कर चुके हैं, एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर चुके हैं ऑलरेडी इसका कॉमर्स सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की जो पोस्ट होती हैं और इनकी भर्ती की जानी है यूपीपीएससी के द्वारा, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक तो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, दूसरे एडेड कॉलेज होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो भर्ती करता है वो यूपीपीएससी करता है और एडेड कॉलेजेस के लिए जो भर्ती करता है असिस्टेंट प्रोफेसर की वो यूपी हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन यूपीएचईएससी कमीशन अलग से है, वो उसकी भर्ती करता है। अभी जो करंट में दिसंबर में जो फॉर्म भरे गए थे और जिनका एग्ज़ाम अभी अप्रैल में होना है तय हो गया है, वो हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। इसके एग्ज़ाम की डेट तय हो चुकी है। प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2020 17/4/2021 में इसका एग्ज़ाम निश्चित हो गया है। तो चूंकि एग्ज़ाम डेट में ज़्यादा समय नहीं है, आपके पास अभी से जिस दिन ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 17 जनवरी को, उससे आपके पास 3 महीने बचते हैं। तो इन 3 महीनों में आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी क्योंकि कंपटीशन इसका कोई कम नहीं रहता है। बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं, सारे ही लोग क्वालिफाइड होते हैं, ऑलरेडी नेट क्वालिफाई कर चुके होते हैं, पीएचडी कर चुके होते हैं, तो लेवल काफ़ी हाई रहता है और इसलिए कंपटीशन भी अच्छा रहता है। हालांकि उसमें अच्छी तैयारी की जाए, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बना के तैयारी की जाए तो मार्क्स अच्छे लिए जा सकते हैं। एक बात और यहाँ पे मैं साफ करना चाहूँगा, ये स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, ये मेरिट में काउंट नहीं होता है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का जो एग्ज़ाम है उसमें ये एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। तो क्योंकि क्वालिफाई करना भी कंपलसरी है, आप इंटरव्यू में तभी पहुंचेंगे जब इसको क्वालिफाई करोगे। तो स्क्रीनिंग के बारे में कैसे इसको क्वालिफाई करें, इसकी स्ट्रेटेजी को लेकर के डिस्कशन करेंगे। इसका एक प्रीवियस पेपर जो है उस पेपर में किस टॉपिक पे कितना वेटेज दिया गया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसका अभी तक जो सिलेबस अवेलेबल है वो पिछले एग्जाम के लिए था जो हमारे पास है उसको डिस्कस करेंगे। नया सिलेबस अभी तक आयोग ने कोई जारी किया नहीं है, हो सकता है कुछ दिन में जारी हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग भी अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो अवेलेबल है उसके हिसाब से तैयारी में जुट जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं रहता है, कॉमर्स वालों को वही चीज़ें पढ़ानी पड़ेंगी। तो कुछ चीज़ें इसके सबसे पहले जो एडवर्टीजमेंट था उसको देख लेते हैं। ये कौन से एडवर्टीजमेंट की हम बात कर रहे हैं? ये एडवर्टीजमेंट था 2020-21 और ये एडवर्टीजमेंट जारी हुआ था 24 नवंबर को। एग्ज़ाम इसके फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट थी वो थी 24 दिसंबर। जो लोग इसमें अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए कुछ चीज़ें जानना जरूरी है कि अप्लाई तो किया है, ये सामान्य चयन है। कुछ लोगों के कंफ्यूजन होती है कि ये अस्थाई, ये क्वेश्चन क्योंकि कई दफ़ा पूछा गया तो मैं एक एक करके तो कमेंट का जवाब देना संभव नहीं था मेरे लिए। ये इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो को मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो क्वेश्चंस थे इस वीडियो के माध्यम से अभी तक जितने इससे रिलेटेड जो क्वेरीज थी मैं उनको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। लोग कह रहे हैं कि इसमें अस्थाई लिखा हुआ है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी रिक्रूटमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हों, वो शुरू में अस्थाई ही होते हैं। हाँ, बाद में यहाँ पे लिखा रहता है अस्थाई होने की संभावना, तो आप कोई घबराएं नहीं, ये कोई टेम्परेरी पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट नहीं होने जा रहा है, ये एकदम रेगुलर के लिए है। और चूंकि सरकारी संस्थानों में भी ये प्रोविज़न होता है कि शुरू में जब कोई एम्प्लॉई
आता है नया एम्प्लॉय तो सरकार उसको प्रोबेशन पे रखती है, प्रोबेशन पे रखती है। चाहे आप किसी भी सरकारी संस्था में जाएं तो आपका जो प्रोबेशन का पीरियड रहता है वो ज्यादातर संस्थाओं में 1 साल या 2 साल का रहता है। तो जब आप अपॉइंट होंगे आपको पता चल जाएगा, आपके रिक्रूटमेंट लेटर पे लिखा होगा कि आपका जो पीरियड है प्रोबेशन का वो 1 साल है या 2 साल है। जब आप सुचारू रूप से उस 1 साल या 2 साल की अवधि को पूरा कर देंगे तो आप एकदम परमानेंट रेगुलर एम्प्लॉय बन जाते हैं। तो ये भर्ती बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये रेगुलर के लिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखें। ये रेयर केस में किसी के साथ होगा कि वो प्रोबेशन को पूरा ना करे, सभी लोग प्रोबेशन को पूरा कर लेते हैं। अगर किसी के कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसको कोई समस्या हो सकती है, या किसी का आचरण बहुत ही खराब होगा तब उसको समस्या हो सकती है, लेकिन ऐसा केस देखने में हमारे में आज तक नहीं आया। पिछले 8-10 साल से लगातार गवर्नमेंट जो जॉब में रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को देखा है, ऐसा किसी का देखने में नहीं आया कि उसका प्रोबेशन रुक गया हो या उसको नौकरी से निकाला गया हो। एकदम रेगुलर भर्ती है, निश्चिंत होकर के आप तैयारी में लग जाइए। दूसरी बात है, आपका जो ग्रेड पे है वो 6000 है, और क्योंकि अभी जो है वो पे कमीशन, जो नया पे कमीशन है उसके तहत आप लेवल 10 में आएंगे। लेवल 10 में आएंगे तो 57,000 समथिंग आपकी पहली बेसिक रहेगी, और उसमें जो बाकी चीजें हैं वो जोड़ करके मिलेंगी, जैसे HRA है या DA है, वो ऐड होकर के आपकी सैलरी बनेगी। तो आपकी सैलरी इससे ऊपर बनेगी, 57,700 से ऊपर ही रहेगी। ये पुराना बैंड है, इससे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप एज ये तो 21 से 40, या जिसको जो छूट है, क्योंकि अप्लाई कर चुके हैं तो इस पर डिस्कस करने की अभी कोई जरूरत है भी नहीं। बात करते हैं कॉमर्स की जो वैकेंसीज हैं, टोटल 21 हैं, ओपन 8 हैं, बाकी रिजर्व हैं अपनी अपनी कैटेगरीज में। तो इसमें भी निश्चिंत रहें एकदम। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम किसी रिजर्व कैटेगरी से थे और हमारी कैटेगरी में कम पोस्ट हैं तो क्या हमको कंपटीशन फाइट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप निश्चिंत रहें, कंपटीशन फाइट करें, आपकी रैंकिंग अच्छी रहेगी। तो ये जो जर्नल है ओपन है, उसको इसीलिए ओपन कहा जाता है क्योंकि ये ओपन है, सबके लिए है। अच्छी मेरिट में रहेंगे तो आप यहाँ से क्वालिफाई होंगे। इसके बाद फिर एक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं, यानी कि नेसेसरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है कि आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, उत्तम शैक्षिक अभिलेख। तो उत्तम शैक्षिक अभिलेख के बारे में बताया है कि आपकी जो स्नातक की उपाधि है, यानी कि जो ग्रेजुएशन है, वो न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में कम से कम 2nd डिवीजन जरूर होना चाहिए। ग्रेजुएशन में कम से कम 2nd डिवीजन जरूर होना चाहिए। दूसरा, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें कम से कम 55% अंक होने चाहिए, 55% अंक होने चाहिए। अगर ग्रेडिंग है तो ग्रेडिंग में भी वो 55% के इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। इसके अलावा जो लोग अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या OBC या ये सारी जो कैटेगरीज हैं जो क्लेम कर सकते हैं, उनको इसमें छूट भी है। उनको 5% की छूट दी जाएगी, 55 की जगह है उनका 50% भी होगा PG में पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो वो चलेगा। इसके अलावा ऐसे PhD होल्डर को भी 5% की छूट मिलेगी, 55 की जगह 50% हो सकता है उनका PG में, जिन्होंने अपनी PG 19 सितंबर 1991 से पहले प्राप्त कर ली थी। इसके साथ ही नेट एग्जाम सबके लिए कंपलसरी है, इसमें नेट एग्जाम करना होगा। हालांकि जो नेट हो या स्लेट हो या सेट हो, ये स्टेट लेवल पे जहां पे हायर एजुकेशन के एग्जाम होते हैं वो लोग स्लेट या सेट भी कर सकते हैं। और जो UGC रेगुलेशन 2009 और 2016 या बाद में जो संशोधन हुए हैं उनके अनुसार कोई एग्जाम को अगर वैलिड माना गया है तो वो एग्जाम भी आपने अगर क्वालिफाई किया हो। ये जो UGC रेगुलेशन की बात है 2009 की या 16 की या उसके बाद के अपडेशन की, उसके अनुसार जिन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की है
उन रेगुलेशंस के तहत जो गाइडलाइंस हैं उनको पूरा करते हुए उन लोगों को नेट, स्लेट या सेट से छूट है। अगर वो नेट क्वालिफाई नहीं भी हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये शर्त है कि 11 जुलाई 2009 से पहले पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के उस समय के विद्यमान अध्यादेश या उपनियम या जो भी वहां के नियम होंगे वो लागू होने चाहिए। इसके अलावा ऐसे पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को इन शर्तों को पूरा करने पर नेट सेट से छूट मिलेगी। तो जो कंडीशंस है वो ये हैं कि अभ्यर्थी की पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति यानी कि रेगुलर से होनी चाहिए, पीएचडी रेगुलर मोड में होनी चाहिए। दूसरा, पीएचडी शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम 2 बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि जो लोग पीएचडी अवार्ड जिनको डिग्री हो रही है 2 एक्सटर्नल कम से कम उनकी थीसिस को चेक करते ही हैं। इसके अलावा पीएचडी के लिए एक वाइवा हुआ हो, खुली मौखिक परीक्षा, तो वाइवा भी, ओपन वाइवा भी होता ही है, उसके बाद ही डिग्री अवार्ड होती है लोगों को। तो बाकी ये कॉमन कंडीशन है, अभ्यर्थी ने पीएचडी कार्य के दौरान कम से कम 2 रिसर्च पेपर, अनुसंधान पत्र प्रकाशित किए हों। ये जब होगा तभी उनको नेट से छूट मिलती है। कम से कम 2 सम्मेलन या विचार गोष्ठियों में पीएचडी कार्यों के आधार पर जो 2 प्रपत्र हैं उनको प्रस्तुत किया हो, 2 पेपर भी उसने प्रेजेंट किए होने चाहिए इन गोष्ठियों में। और इस बात को, ये जो शर्त है इनको पूरा करने को सत्यापित करेंगे कौन? संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव, यानी कि जहां से आपने पीएचडी की है, अथवा संकाय अध्यक्ष, डिपार्टमेंट के हेड। उत्तम शैक्षिक अभिलेख में मेजर कंडीशन है कि जो स्नातक की उपाधि है ग्रेजुएशन की, वो कम से कम 2nd डिवीजन जरूर होनी चाहिए उसमें। इस एग्जाम के द्वारा, जो एग्जाम केवल स्क्रीनिंग है, अपॉइंटमेंट जो होगा वो साक्षात्कार यानी कि प्योरली इंटरव्यू के आधार पे किया जाएगा। साक्षात्कार में अभ्यर्थियों को प्रवेश दिए जाने के संबंध में आयोग द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो अभी ये जो डेट है ये स्क्रीनिंग परीक्षा की है। स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए कार्यक्रम और पाठ्यक्रम आदि के संबंध में अलग से प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। तो कार्यक्रम तो बता दिया है, अप्रैल में एग्जाम है। पाठ्यक्रम अभी नया अपडेट नहीं हुआ है, तो जो पुराना है पिछले बार का लगभग वही रहेगा, बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं रहते हैं। उसके अनुसार अभी से आप तैयारी कर सकते हैं, जब नया आएगा तो उस अपडेट को शामिल कर लेंगे और उसको भी हम वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस या तो सिलेबस आपको हमारे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो के डाल दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। करना चाहें तो आप उसको ज्वाइन करेंगे, वहीं पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जब मैं ये वीडियो का लिंक शेयर करूंगा उसके तुरंत बाद ग्रुप में मैं इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, जिसमें आपको सिलेबस और प्रीवियस पेपर भी मिल जाएगा, उसको भी आप ग्रुप में ले सकते हैं। पेपर 2 हिस्सों में होगा। पहला पार्ट जो है वो जनरल स्टडीज का है, जीएस का है, इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे। और जो सेकंड पार्ट है वो सब्जेक्ट का होगा यानी कॉमर्स का होगा, उसमें 120 क्वेश्चंस होंगे। कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चंस रहेंगे। जो जनरल स्टडीज वाला पार्ट है इसके क्वेश्चंस होंगे जनरल साइंस में से, करंट इवेंट्स नेशनल या इंटरनेशनल इंपोर्टेंस की होंगी। कम से कम पिछले 6 महीने की जो इवेंट्स हैं उनको रीलुक करना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट में से ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड, मेंटल एबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस। पिछले क्वेश्चन को आप देखेंगे, उसके वहां से आप देख लेंगे क्वेश्चंस। इसके अलावा क्वेश्चंस का एनालिसिस भी मैंने किया है कि किस पार्ट में से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी अभी इसी पीडीएफ में मैं नीचे आपको बताऊंगा किन किन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा कॉमर्स जो सेकंड पार्ट है उसमें टोटल 8 यूनिट्स हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस।
ये जो 8 यूनिट हैं, इन 8 यूनिट्स की आपको बुक मिल जाएंगी अलग से, बिजनेस इकोनॉमिक्स की बुक मिल जाएगी। बीकॉम फर्स्ट में ज़्यादातर चलती है, किसी भी यूनिवर्सिटी की बीकॉम फर्स्ट की बुक आप ले लें, जो भी आपके लोकल यूनिवर्सिटी या कॉलेज में चलती हो। बिजनेस एनवायरनमेंट पे भी आपको बुक मिल जाएगी बीकॉम की ही। ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर, ये एमकॉम लेवल की बुक लें। ओबी की बुक आपको मिल जाएगी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की ये बुक आप एमकॉम लेवल की लें, एमकॉम या एमए की, एमकॉम की बेटर रहेगी, एमकॉम की बुक लें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नाम से मिलेगी। इसके अलावा अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस, ये मैनेजरियल अकाउंटिंग नाम से बुक मिल जाएगी बीकॉम की या एमकॉम फर्स्ट की ले सकते हैं, बीकॉम या एमकॉम की कोई भी ले लें। मैनेजरियल अकाउंटिंग नाम होना चाहिए बुक का नाम, अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन या मैनेजरियल अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम से। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की एमकॉम की बुक मिल जाएगी आपको, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसके अलावा बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट आपको बीकॉम लेवल की बुक मिल जाएगी, किसी भी यूनिवर्सिटी की बीकॉम लेवल की बुक ले लो, वो सफिशिएंट रहेगी। और इसके अलावा लास्ट में एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप और स्मॉल बिजनेस, ये एंटरप्रेन्योरशिप नाम से बीकॉम में पेपर आपको मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग जगह हो सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप पे एक पेपर मिल जाएगा, उसको पढ़ लें। अब इन यूनिट्स में जो डिटेल है, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, सिलेबस की ही पीडीएफ है, मैंने केवल इनको थोड़ा अलग अलग करके लिख दिया है। इन टॉपिक्स को एक बार पढ़ लें आप। बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिमांड में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रोडक्शन एनालिसिस में से, इनको जरूर पढ़ लें। बाकी इन्फ्लेशन में से भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा बिजनेस एनवायरनमेंट के भी ये टॉपिक्स आप देख लें, मैं इनको एक एक करके अब नहीं बताऊंगा, आप पॉज करके देख सकते हैं, नहीं तो आपको ये पीडीएफ में ली जाएगी, इसको डाउनलोड कर लेंगे आप। टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक दूंगा, वो आप ज्वाइन कर लें, वहाँ से ले सकते हैं, ये अपलोडेड मिल जाएंगे आपको। और मैं एक एक का जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ, इनको अपलोड करके छोड़ देता हूँ, आप स्क्रॉल अप कर लें ऊपर की तरफ, आपको ये मिल जाएंगे, या फाइल सेक्शन रहता है उसमें टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। इसके बाद ये टॉपिक्स जो हैं यहाँ से आप देख लें, ऐसे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के जो टॉपिक्स हैं यहाँ से देख सकते हैं। अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस के टॉपिक्स यहाँ से मिल जाएंगे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में से भी क्वेश्चंस रहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब क्वेश्चंस का वेटेज क्या था, जो पेपर हुआ था 2019 में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो एडेड कॉलेजेस के लिए यूपीएचसीएससी एग्जाम लेता है, उसका सिलेबस और उसका पैटर्न अलग रहता है यूपीएचसीएससी का। तो जीडीसी का जो पेपर है, इसके लिए आप इस पेपर को लें, ये पेपर भी आपको मिल जाएगा ग्रुप में, मैं अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चंस का वेटेज क्या रहा था 2019 में, जो 30 क्वेश्चन पहले पार्ट यानी कि जीएस में थे, उसमें पॉलिटी एंड इकोनॉमी से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चंस का नंबर मैंने साफ, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 3 क्वेश्चंस, इसके अलावा 3 क्वेश्चंस मेंटल एबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस से थे। अब कॉमर्स वाला जो पोर्शन था, उसमें अकाउंटिंग मैंने सामने टॉपिक नहीं लिखा है, जहाँ पे बेसिक अकाउंटिंग है, नॉर्मल अकाउंटिंग, जहाँ पे कोई स्पेसिफिक टॉपिक था वो लिख दिया है। तो अकाउंटिंग में से जो टोटल क्वेश्चन थे वो 16 थे। ये मैनेजरियल अकाउंटिंग का फोकस समझिए, नॉर्मल अकाउंटिंग ना होकर के मैनेजरियल अकाउंटिंग पे बेस्ड ज़्यादा थे क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन ES3 पे ऐसे ही सिंपली ES3 कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है। ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस थे, ब्रेक इवन पॉइंट जरूर पढ़ें, इसके ऊपर ज़्यादातर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, कॉमन क्वेश्चन था। फंड फ्लो स्टेटमेंट में से इस पे 3 क्वेश्चन इस पे बेस्ड थे, तो कैश फ्लो और फंड फ्लो एक बार देखें। MM मॉडल, ये मैनेजरियल अकाउंटिंग में जो टेक्निक्स होती हैं, अप्रोचेज होती हैं, तो MM मॉडल उनमें से पूछा गया था। कैपिटल थ्योरी, MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी, PV रेशियो, इसके अलावा रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन थे, कॉमन अकाउंटिंग रेशियोज के। फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी ये सारे टॉपिक मैंने लिख दिए, जिस पे जितने थे, डिमांड में से इतने सारे क्वेश्चंस थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे था, इन्फ्लेशन में थे, ये सारे टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आप इन टॉपिक्स को अपने तैयारी करते समय ध्यान में रखेंगे तो ये मदद करेंगे। तो ये टॉपिक्स आप देख सकते हैं पॉज करके चाहे तो। मैं वीडियो यहाँ पे, अब इसमें ज़्यादा कुछ रह नहीं गया है, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। पॉज करके देख लें, नहीं तो PDF आपको मिलेगी, वहाँ से आप देख सकते हैं।
ये पूरा एनालिसिस कर दिया है जिस जिस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कुछ कॉमन क्वेश्चन थे, कुछ स्पेसिफिक थे, जैसे बीसीजी मैट्रिक्स के ऊपर, कॉस्ट लीडरशिप के ऊपर, मिशन, पेस्टल, ये बिजनेस एनवायरनमेंट में भी रहता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी रहता है पेस्टल एनालिसिस। पोर्टर के 5 मॉडल, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट क्या है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्या है, स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है, शॉर्ट एनालिसिस क्या है, विजन क्या है। तो ऐसे इस टाइप के टॉपिक्स को जरूर पढ़ के जाएं, इनमें से आजकल ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अपनी स्ट्रेटेजी आप कैसे बना सकते हैं, तो एक तो ये जो टॉपिक्स हैं इनको आप कहीं नोट करें रजिस्टर में, और कम से कम इनके मीनिंग जरूर रखें ताकि सब्जेक्ट पे एक कवरेज आपकी बेटर बने। फिर इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, ये जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं ऊपर, सिलेबस के टॉपिक्स, इनको भी हर, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट है तो हर एक ये जो टैग है इसको अलग से लिख करके और इसके ऊपर 4-5 लाइन लिखें। तो आप कम से कम 4 से 5 दिन इसी काम में लगाएं कि इन टॉपिक्स को खोजें, नेट पे खोजें या किसी बुक में बुक हो तो, और नहीं तो गूगल पे सब मिल जाता है। आप करंट टॉपिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ें और 3-3, 4-4 लाइन हर टॉपिक के ऊपर लिखें। इससे आपकी सिलेबस पे एक पकड़ बनेगी। उसके बाद आप एक्स्ट्रा तैयारी के लिए कोई जो प्रीवियस पेपर्स हैं, कैसे भी क्वेश्चन आपको मिलें इन रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड, कहीं से भी कोई भी एमसीक्यू आप मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस सीरीज कहीं ज्वाइन कर सकते हैं और उससे अपनी तैयारी करिए, वो काफ़ी मदद करेगी। तो ये था डिस्कशन इस पेपर के बारे में। आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी में लग जाएं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अच्छा लगा तो लाइक करें, और कोई आपके व्यूज़ हों तो कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड जो बाकी मटेरियल है वो भी हम चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे, प्रीवियस पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे, समय समय पे एमसीक्यू की सीरीज भी चलती रहती है, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।